हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था दिल्ली कैप बिटवीन द मुंबई इंडियंस एंड द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और फिर हम डिस्कस करेंगे आज का मैच और आज के मैच के फैंटेसी पिक्स। तो अब शुरुआत करते हैं तुरंत एक रिकैप लेके कल के मैच के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ऑन अ दिल्ली विकेट विच हिस्टोरिकली फेवर्ड द टीम बैटिंग फर्स्ट। पहले बल्लेबाजी करते हुए द मुंबई इंडियंस वर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, हैविंग लॉस्ट जस्ट द सिंगल विकेट इन द पावर प्ले। और फिर पावर प्ले के तुरंत बाद स्मृति मंधाना ने अपने सबसे अनुभवी बॉलर एलिस पेरी के हाथों में गेंद थमाया। कल ही डिस्कस किया था हमने कि अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला उन्हें। और फिर उसके बाद जो हुआ was a spectacle of world class seam bowling. Alice Perry broke all records there are to break in the WPL as she claimed 6 scalps, giving away just 15 runs in her quota of 4 overs. She single-handedly derailed the Mumbai Indians innings and ensured that RCB was chasing a below par total in a must-win situation. और सजीवन सजना की 30 रन्स की पारी के चलते मुंबई इंडियंस ने एक 113 रन्स का टोटल रजिस्टर किया और शी वाज द टॉप स्कोरर फॉर द मुंबई इंडियंस इन यस्टरडेज एनकाउंटर। और फिर डिफेंडिंग अ बिलो पार टोटल द मुंबई इंडियंस डिसमिस द आरसीबी ओपनर्स चीपली। और आरसीबी एक ट्रिकी सिचुएशन में था एट 39 फॉर 3। और फिर एलिस पेरी और रिचा घोष के बीच वो 76 रन की साझेदारी हुई और अंत में आरसीबी काफी आसानी से उस टोटल का पीछा कर पाया। और रिचा घोष ने 28 बॉल्स में 36 रन बनाए और एलिस पेरी ने 38 बॉल्स में 40 रन बनाए। और अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते कल के मुकाबले में एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो जूली, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कल के मैच के बारे में क्या कहना है। कल के मैच के बारे में जैसे हम बात कर ही रहे हैं यज़ाद, मुझे लगता है शायद हमारा जो ये शो है फीमेल क्रिकेट का, चुपके से मुझे लगता है एलिस पेरी ने देख लिया, क्योंकि काफ़ी हम बातचीत कर रहे थे पिछले 6 मैचेस में एक भी विकेट नहीं आई है उनके नाम, और कब वो विकेट्स निकालेंगी, क्या उनको अलग करना चाहिए। और देखिए कल के मैच में स्मृति मंधाना ने उनको पूरा 4 ओवर का स्पेल दिया और उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी करी, 6 विकेट्स चटकाए। और WPL के इतिहास के अंदर हालांकि केवल 2 ही साल हुए इस WPL को, पर तो भी सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर्स उन्होंने रिकॉर्ड करे एलिस पेरी ने, और दिखा दिया कि वो क्या वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर भी है। तो उनके बारे में हम जितनी भी बात करें मेरे ख्याल से कम ही होगी, बट आई थिंक बहुत बढ़िया प्रदर्शन था और एलिस पेरी के जो भी फैंस आई थिंक काफ़ी खुश होंगे उनका बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर। तो अगर शुरुआत से हम देखें तो ये जो मैच था, रिजल्ट हम कह सकते हैं काफ़ी सरप्राइजिंग था, बट आई थिंक जिस तरीके से ये मैच पैन आउट हुआ मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सरप्राइजिंग था। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होगा ये दोनों टीमों के बीच, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे बैटर्स है, जैसे कि हमने पिछले मैचेस में भी देखा है इस WPL के अंदर। पर मुंबई इंडियंस, उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और केवल 113 रन ही बना पाई ये बैटिंग फायर पावर वाली टीम। और ओपनर्स हमने देखा जैसे कि कल यास्तिका भाटिया निगल के चलते प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए एस सजना जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है उनको ओपन करने भेजा हेली मैथ्यूज के साथ। और मेरे ख्याल से वो जो 43 रनों की पारी थी, प्रॉबेबली दैट वाज द ओनली बेस्ट फेज ऑफ मुंबई इंडियंस बैटिंग इफ यू सी, क्योंकि उसके बाद के जो ओवर्स थे उसमें मुंबई इंडियंस से अपने सारे 9 विकेट्स जो थे बाकी वो गवा दिए और केवल 70 रन ही जोड़ पाई उस 43 रन को, और 113 रन पे समेट गई मुंबई इंडियंस की पारी। तो दोबारा एलिस पेरी का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी कि उनके वजह से ही वो जो 6 विकेट्स उन्होंने चटकाए उसके वजह से ही वो मुंबई इंडियंस की, आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि शी ब्रोक द बैक ऑफ मुंबई इंडियंस बैटिंग, वैसे ही कुछ उन्होंने करा। अच्छी इन स्विंग गेंदबाजी उन्होंने करी, कंसिस्टेंटली एक ही टप्पा पे उन्होंने गेंदबाजी करी और उसके रिवॉर्ड्स आई थिंक उनको कल के मैच के अंदर मिले। और 4 ओवर का स्पेल उनको स्मृति ने दिया, तो वो भी एक बेहतरीन बात है। और अगर हम उनके विकेट्स भी देखें, जो 6 विकेट्स चटकाए उन्होंने, तो 4 में से 3 ओवर्स में उन्होंने 2-2-2 ऐसे विकेट्स चटकाए, तो काफ़ी कंसिस्टेंटली भी उन्होंने गेंदबाजी करी और अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिले। आई थिंक मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए वो एक सरप्राइज पैकेज हम कहेंगे, क्योंकि पेरी ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करी थी, तो शायद उनको पता नहीं था कि इनको कैसे हैंडल करना है, और उसकी वजह से शायद विकेट्स मिले हम कह सकते हैं एलिस पेरी को। बट ऑल क्रेडिट टू हर, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी थी। और जैसे कि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान भी कहा कि पिछले 3 सालों से वो अपने बॉलिंग के ऊपर काम कर रही थी अपने कोचेस के साथ। मेरे ख्याल से बेन सॉयर का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो
उनके साथ WBBL के अंदर भी कोच है, तो आई थिंक उनका रोल भी इम्पोर्टेंट है। एलिस पेरी के जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने कल के मैच के अंदर देखा वो, और उसके बाद जब आरसीबी को ये एक बिलो पार स्कोर चेस करना था T20 क्रिकेट के अंदर, 114 एक काफ़ी कम स्कोर होता है, पर आरसीबी एज यूजुअल आई थिंक काफ़ी सरप्राइजेस हमें देती रही, शॉक्स हम कहेंगे आरसीबी के फैंस के लिए, क्योंकि वो जो पहले 3 विकेट्स है काफ़ी जल्दी चले गए, और जैसे मैं मैच देख रही थी मुझे लगा कि क्या आरसीबी ये मैच भी गंवा रहा है क्या, क्योंकि एक अच्छा सिचुएशन था उनके पास, 114 ही चेस करने थे, पर शुरुआत अच्छी नहीं दे पाए। कप्तान स्मृति मानधना जल्दी आउट हो गई, उनकी ओपनिंग पार्टनर सोफी मौलिनी भी जल्दी आउट हो गई, तो आई थिंक वो जो स्टार्ट जो रिक्वायर्ड था आरसीबी को वो नहीं मिला। बट उसके बाद ऋचा घोष, जिनको एनएसबी ने एक ड्रॉप कैच के चलते एक जीवन दान जरूर दिया, तभी 2 रन पर ही थी, पर ऋचा घोष ने अच्छी पार्टनरशिप करी एलिस पेरी के साथ, और जैसे कि आपने कहा यजाद, वो 76 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप के चलते ही आरसीबी वॉज एबल टू रजिस्टर द विन, and after that win RCB became the third team to qualify for the next round of WPL, and also they registered the first win versus MI in WPL. So I think all credit to RCB girls, they played really well, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, जो भी बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग हमने देखी वो टीम से वो अच्छी थी, मस्ट विन सिचुएशन के अंदर आई थिंक दे फाउंड देमसेल्व्स, एंड ऑब्वियसली इवन इफ दे वुड हैव लॉस्ट, वो स्टैट्स के हिसाब से वो आई थिंक वो क्वालिफाई ही हो जाते, यूपी वॉरियर्स को उन्होंने थिंक मिड मैच के वक्त ही क्वालिफिकेशन सिनेरियो से हटा दिया था, तो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिला, और आई थिंक एलिमिनेटर के अंदर शायद हम ये दोनों टीमों को वापस देखेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। आज के मैच के ऊपर वो डिपेंड होगा ऑब्वियसली, but I think it is going to be a rematch of what we saw yesterday during the eliminator. It will be again MI versus RCB. बिल्कुल, आपने वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मेंशन की, जिसके चलते ऋचा घोष को वो जीवन दान मिला। शायद वो कैच पकड़ लेती एनएसबी तो शायद हम और कुछ डिस्कस कर रहे होते आज, बट why cry over spilt milk? So I'll take Pratik, your views. For the first time RCB have qualified for the WPL playoffs. How are you as a fan feeling about that? Well, it's a great feeling, Azad, for everyone here in Bangalore, because yesterday the girls stepped up when it was required the most. They've had a couple of, hot and cold performances throughout the season, but I would say yesterday's performance as a unit, it was quite comprehensive for them to go on and defeat one of the strongest teams in this edition's WPL. So, great going for RCB, and they found a match winner in Elise Perry. Up until now, she had been delivering with the bat and making sure that the RCB's batting lineup goes on to score a good one. But she carried forward that confidence with the bat and into the bowling, and which helped her script the best bowling figures in the WPL. So brilliant stuff. And I also feel that yesterday she was introduced into the attack quite earlier, because in this season up until yesterday it was only after the first half of the innings that she got an opportunity to come and bowl. But yesterday when she did get the chance, the ball was doing quite a bit. The way she was cutting the ball into the right handers crammed them for room, and got them into an awkward position, which helped her go on to get the majority of the wickets. So it was good to see someone new step into the bowling department and deliver when required. So as a whole, the bowling unit has come together well, because in a couple of games earlier we saw someone like a Shreyanka Patil go up and pick a 4 wickets. So the bowling lineup is well scattered, and bowlers can turn up whenever required. And same with the bat as well. Once again, the top order failing for the RCB. Quite unfortunate that Smriti Mandhana could not get runs under her belt before the knockout stages. But the way Elise Perry carried on her batting form, and even Richa Ghosh, both of these two who have been delivering quite consistently with the bat lower down the order, made sure that they reassessed the conditions and took it slowly from there to make sure that RCB went on to win the games. Because often in such low scoring games there is a twist in the pitch, and which makes the batters to falter. But luckily for RCB, such a situation did not arise yesterday. And this encounter was on the cards for a long time. As we spoke about it yesterday, the Har Mandana clash, both of these two girls going up against each other. But again, the way Elise Perry got out
Harmanpreet Kaur in the first innings was quite spectacular, because Harmanpreet just wanted to take off from where she left the previous time around, but unfortunately for her, that expansive drive was quite expensive. But nevertheless, both of them go on to the knockout stages, and I would say with all of their departments sorted, although there are a couple of problems here and there, but they are champion sides, and they would come over all the odds. यश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कल के मैच के बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मैच था, कंसिडरिंग जो तरीके का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था। एक डिफेंडिंग चैंपियन से ऐसा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन था एक बैड डे एट द ऑफिस फॉर देम, एंड लकीली इट केम बिफोर द प्लेऑफ्स। सो आरसीबी ने मतलब कैप्टन स्मृति मंदाना ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया, बिकमिंग ओनली द सेकंड कैप्टन टू फील्ड फर्स्ट एट द अरुण जेटली स्टेडियम। फर्स्ट वन हरमनप्रीत कौर ही थी यही सीजन में, उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग लिया था दिल्ली कैपिटल्स के सामने, और फिर एक अच्छी शुरुआत मिली थी मुंबई इंडियंस को नए ओपनिंग पेयर के साथ, बट फिर वो एलिस पेरी शो कंप्लीटली उन्होंने एक ओन किया उस गेम को, और जो पिच में जो थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी इनिशियली, और वो कंडीशंस को उन्होंने प्रॉपरली उनके एडवांटेज में यूज़ किया अच्छे से, और कंसिस्टेंसी इन लाइन एंड लेंथ, जिसके वजह से मुंबई इंडियंस के बैटर्स एकदम क्लूलेस लगे और उनको कुछ आंसर्स नहीं ढूंढ पाए। और एक स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो उनके लास्ट 8 विकेट्स कुछ 48 रन में ही चले गए थे। आफ्टर दैट स्टार्ट 65 for 2 थे इन द 9th ओवर, और उसके बाद वो केवल 113 रन बना पाए। और फिर चेजिंग में आरसीबी ने स्टार्ट एक कॉशियस स्टार्ट किया था, बट पावर प्ले खत्म होते होते 3 विकेट चले गए थे, तो एक वो भी वहाँ पे इंटरेस्टिंग बना दिया था कि इज स्टिल देयर ट्विस्ट इन द टेल। बट ऋचा घोष और एलिस पेरी ने वापस बैटिंग में एक ऋचा घोष को एक मतलब हालांकि एक ड्रॉप चांस था उनका, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक काम एंड कंपोज्ड इनिंग्स फिर से खेली और आरसीबी को एक अच्छे बैटिंग से पार्टनरशिप से ओवर द लाइन लेके गए और प्लेऑफ्स में जगह बनाई, वो एक अच्छा चीज़ था फ्रॉम आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब क्विकली डिस्कस करते हैं आज का मैच। आज का मैच जो है वो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स अपना पिछला मैच जो यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट था वो जीत कर आ रहे हैं इस मुकाबले में। हालांकि अभी उनको प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने का कोई चांस नहीं है, कंसिडरिंग आरसीबी वन यस्टरडे एंड दे बुक दैट फाइनल स्पॉट टू द प्लेऑफ्स। और दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो वो भी अपना पिछला मैच जीत के आ रहे हैं और वो एक तरह से क्वालिफाइड है, मतलब दे आर द फर्स्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। सो ऐसे एक तरह से उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है आज के मैच में दोनों ही टीम्स के लिए, और दे विल बी लुकिंग टू टेस्ट आउट देयर बेंच स्ट्रेंथ। Delhi will be looking for preparing for the playoffs. Gujarat must be looking for finishing off on a high, carry some positives into the next season. तो मैं अभी जूली आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के मैच के बारे में आपकी क्या राय है? दिल्ली जैसे कि आपने कहा टेबल टॉपर्स है तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, बट उनके लिए ये मैच हालांकि हम कहेंगे इनकॉन्सिक्वेंशियल होगा, पर तो भी उनको एक जीत रजिस्टर करना पसंद आएगा। और क्योंकि अगर ये मैच वो हारते भी है पर एक बड़े मार्जिन से हारते नहीं है तो भी वो फर्स्ट पे ही रहेंगे, और मार्जिन मतलब कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक है। मेरे ख्याल से 110-120 रन से उनको हारना होगा, या अगर गुजरात जायंट्स चेस कर रही है तो केवल 5 ओवर में उनको वो स्कोर चेस करना होगा, तो काफ़ी अनरियलिस्टिक मार्जिन है। क्योंकि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले तो समथिंग लाइक 150 रन अगर दिल्ली कैपिटल्स बनाती है और गुजरात को आई थिंक और वाइस वर्सा 150 रन गुजरात बनाती है और दिल्ली को 50 रनों में कुछ आउट होना होगा, ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अगर हम क्रिएट करें। बट आई थिंक ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। दिल्ली के लिए एक इनकॉन्सिक्वेंशियल या डेड रबर की तरह हम कह सकते हैं इस मैच के अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि आज वो अपने बेंच को टेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि एक जीत रजिस्टर करके ही उनको फाइनल खेलना पसंद करेंगी। वो जो भी उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो सेट हुआ है आई थिंक वही प्लेइंग 11 आज के मैच के अंदर भी उतरेगा। हालांकि एज फैंस हमें लगेगा कि शायद जो बेंच पे बैठे हैं प्लेयर्स उनको मौका मिले या WPL जैसे प्लेटफॉर्म पे उनको
अपना टैलेंट शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, बट आई डोंट थिंक वैसा कुछ होगा। वैसी ही मैगलानिंग की टीम उतरेगी और गुजरात जायंट्स जो बॉटम ऑफ द टेबल है, आई थिंक दे वुड ऑल्सो लाइक टू एंड दिस कॉम्पिटिशन ऑन अ विनिंग नोट, क्योंकि उनके पिछले 3 मैचेस अगर हम देखें तो 2 मैचेस में उन्होंने जीत रजिस्टर करी है। तो अगर हम पहला हाफ भूल जाए तो दूसरे हाफ में जो गुजरात जायंट्स ने परफॉर्मेंस दिया है WPL 2024 का, इट हैज़ बीन एज इफ अ डिफरेंट टीम हैज़ अपीयर्ड टू प्ले इन दिल्ली। ऐसा कुछ हमें लगा उनके परफॉर्मेंसेस देखकर। पर उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैच है, वो चाहेंगे कि एक विन यहाँ पे रजिस्टर करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे। और गुजरात जायंट्स की हम बात कर ही रहे तो जो उनका ओपनिंग पेयर जो है लॉरा वुल्फार्ट और बेथ मूनी, उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है। जैसे कि हम बात करते आए हैं पिछले 3 मैचेस से जो गुजरात जायंट्स ने खेले, पर जो मिडिल ऑर्डर है फीबी लिचफील्ड, एशले गार्डनर, उनसे कुछ आया नहीं है रन्स अभी तक। गार्डनर बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रही है बट रन्स ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं। तो आज उनके पास एक आखिरी मौका है, हम कहेंगे कि जस्ट एंड दिस WPL ऑन अ विनिंग नोट, ऑन अ पॉजिटिव नोट, और एक अच्छा कंक्लूड करे। पर आई थिंक गुजरात जायंट्स दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे थिंग्स पैंड आउट फॉर देम इन दिस WPL, क्योंकि WPL 2023 also, if we remember, they ended up at the bottom of the table, and unfortunately WPL 2024 also they are going to end up on the bottom of the table. तो I think काफ़ी disappointment ज़रूर feel करेंगे। पर एक आखिरी मैच है, I think they would like to give their best, they have nothing to lose। और जब भी कोई टीम ऐसे सिचुएशन में होती है when they have nothing to lose, we usually see that they tend to put their best foot forward, अच्छा परफॉर्मेंस देने की उनकी कोशिश रहेगी। और ऐसे कुछ मैच शायद हमें देखने मिलेगा। एंड एज फैंस आई थिंक वी शुड होप कि लास्ट लीग मैच है ये WPL 2024 का, और एक लास्ट बॉल थ्रिलर हमें देखने में मजा आएगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक दे हैव फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ प्लेइंग लास्ट बॉल थ्रिलर्स। बट ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स नहीं चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी हार्ड टेक्स भी होते हैं उनको उस मैच के बाद। बट एज फैंस वी वुड डेफिनेटली लव टू सी दैट। एंड आई थिंक अदरवाइज बाकी हम इन दोनों टीमों को देखें तो काफ़ी स्टार परफॉर्मर्स भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो जो लिस्ट देखें स्टैट्स का, जो मोस्ट रन्स है, तो वहाँ पे आप मैगलानिंग का नाम देखोगे नंबर 2 पे है। उसके बाद गुजरात की बेथ मूनी वो नंबर 3 पे है, और ये दोनों के बीच केवल 5 रन का ही डिफरेंस है। तो वो भी एक आई थिंक कॉन्टेस्ट के अंदर कॉन्टेस्ट वो देखने में मजा आएगा। 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, दोनों कप्तान एक दूसरे के आमने सामने एक आखिरी बार WPL के अंदर आएंगे, आई थिंक वो कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा। उसके बाद जो टॉप विकेट टेकर्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स से मेरे ख्याल से 3 टॉप विकेट टेकर्स के अंदर, सो अमंग द टॉप 5 3 आर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। तो वो भी एक अच्छा चैलेंज होगा गुजरात जायंट्स के बैटर्स के सामने, कि एक अच्छी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के सामने उनको ये WPL एंड करने का मौका है। तो आई थिंक वो भी चाहेंगे कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, एंड दे वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ हाई नोट। जैसा कि आपने कहा कि गुजरात जायंट्स के लिए एक चांस है टू गो आउट ऑन अ हाई। पिछले 3 गेम्स में 2 मैच जीते हैं, and the performance of their big guns has not come through exactly. Apart from Beth Mooney and Laura Woolward clicking at the top of the order, their middle order has not performed throughout the tournament per se. तो वो एक तरह से एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे एक स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है अगले सीजन में। तो दैट वुड बी समथिंग गुजरात जायंट्स वुड वर्क ऑन। यश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एज अ गुजरात जायंट्स फैन, हाउ इम्पोर्टेंट इज टुडेज गेम? एक बहुत इम्पोर्टेंट गेम है, क्योंकि उनको जो शुरुआत रही थी ये सीज़न में भी कुछ ये ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं रही थी, पर हालांकि उन्होंने लास्ट कुछ मैचेस में वो कॉन्फिडेंस वापस लाया है, विक्ट्रीज आई है अंडर द बेल्ट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू फिनिश ऑन अ हाई। और खास करके जो प्लेयर्स जो अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं, गार्डनर है, फिर फिबी लिचफील्ड है, और उन दोनों का फॉर्म कैसे रहता है ये मैच में उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सीज़न भले ही ख़राब रहा हो लेकिन एंड एक अच्छे तरीके से करे, ताकि आने वाले सीज़न में एज अ स्क्वाड फिर उनको की प्लेयर्स कौन से किसके अराउंड स्क्वाड वापस अगर ऑप्शन हुआ तो किसके अराउंड बना सकते हैं। तो वो एक फ्रॉम द कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए आज की जीत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। और कंसीडरिंग टेबल टॉपर्स है दिल्ली कैपिटल्स, तो वो एक मोरल भी बूस्ट हो जाएगा कि हाँ हम लोग ने एक दे मैनेज टू डिफीट द टेबल टॉपर्स। बट ये उतना आसान नहीं रहने वाला है उनके लिए, बट इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर। बिल्कुल, गुजरात जायंट्स हैव हैड देयर इश्यूज दिस सीजन। हमने डिस्कस किया कि मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है पोटेंशियली ऐसा। दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट वो क्लिक नहीं हो रहे हैं।
they've had injury concerns. We saw Harleen Deol get ruled out. We saw Sneh Rana miss a few matches owing to her injury. So ऐसे the problems were one after the other for Gujarat Giants. So one or two bad seasons do not make you a bad team. There is always scope for improvement. So before I'll quickly like to move on to our fantasy playing 11th of the day. Julie, why don't you get us started? तो फैंटेसी पिक्स के अंदर आज मैंने बेथ मूनी को रखा है. शी इज़ द ओनली विकेट कीपर इन माय फैंटेसी पिक्स. बेथ मूनी गुजरात जायंट्स की कप्तान है और ओपनिंग बैटर भी है, और पिछले तीनों मैचेस में हमने देखा है कि उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी आई है. काफ़ी क्रूशल नॉक्स खेले हैं उन्होंने अपने टीम के लिए, एंड शी हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट. तो आज वो ज़रूर मेरे टीम के अंदर शामिल होंगी. उसके बाद 4 बल्लेबाज रखे हैं मैंने फैंटेसी पिक्स के अंदर. मैगलैनिंग जो मेरी कप्तान भी होगी फैंटेसी पिक्स में, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है, ओपनिंग बैटर है, और जैसे कि मैंने डिस्कस करा है, शी इज़ द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट सो फार, एंड जस्ट आई थिंक 5 रन्स अवे फ्रॉम ऑरेंज कैप जो फिलहाल दीप्ति शर्मा के पास है. तो वो आज एक बड़ा रोल प्ले करेगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए. उसके बाद लॉरा वुल्फार्ट, जिनको हम बेथ मूनी के साथ बतौर ओपनिंग बल्लेबाज देखेंगे गुजरात जायंट्स के लिए. उन्होंने भी पिछले मैच में कुछ 40 ऑड रन्स करे थे, और उसके 1-2 मैचेस पहले हाफ सेंचुरी भी लगाई थी. तो वो भी धीरे धीरे अच्छे फॉर्म में आ रही है, एंड ऑब्वियसली लास्ट मैच है गुजरात जायंट्स का, तो वो चाहेंगे कि एक पॉजिटिव नोट पे एंड करे अपना WPL का कैंपेन. उनके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनका हमने परफॉर्मेंस देखा है पिछले कुछ मैचेस में, पिछले 3 मैचेस में उन्होंने 2 50s लगाए हैं, और वो अच्छी बैटिंग कर रही है, वो स्पिन के खिलाफ भी और पेस के खिलाफ भी. तो उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और देखना होगा वो आज नंबर 3 पे आएंगी या नंबर 4 पे आएंगी बल्लेबाजी करने के लिए. और फिर उसके बाद है शेफाली वर्मा, जो मैगलैनिंग की ओपनिंग पार्टनर है. पिछले मैचेस में उनको स्टार्ट्स मिले हैं पर बड़ा स्कोर आया नहीं है अभी तक उनके बल्ले से. तो मेरे ख्याल से शेफाली वर्मा ज़रूर चाहेंगी कि नॉकआउट्स के पहले, फाइनल हो या एलिमिनेटर हो, जो भी मैच दिल्ली कैपिटल्स खेलेंगे उसके पहले उनके बल्ले से रन्स आए. शी वुड लाइक टू गेट सम रन्स अंडर हर बेल्ट, ताकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो उतरेंगी नॉकआउट के अंदर. ये 4 बल्लेबाजों के बाद 4 ऑलराउंडर्स है फैंटेसी पिक्स के अंदर. जेस जॉनसन मेरी वाइस कैप्टन है फैंटेसी पिक्स में. दिल्ली कैपिटल्स की ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है, और टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है. 10 विकेट्स चटका चुकी है. हालांकि वो उन्होंने 2 मैचेस मिस करे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थी, पर उनको जब भी मौका मिला है शी हैज़ ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स. काफ़ी इफेक्टिव बॉलर है, अटैकिंग बॉलिंग करती है, विकेट टेकर रही है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी यूजफुल रन्स कंट्रीब्यूट कर सकती है. उनके बाद है मारिजान काप, सिमिलर टू जेस जॉनसन, शी इज़ अगेन दिल्ली कैपिटल्स ऑलराउंडर, मीडियम पेसर है. नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए हमने देखा, और पावर प्ले के अंदर काफ़ी विकेट्स चटकाए हैं उन्होंने WPL के अंदर. हम अगर 2023 और 24 दोनों मिलाकर देखें तो शी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इनसाइड द पावर प्ले. तो काफ़ी इफेक्टिव रही है वो नई गेंद के साथ. अच्छी इन स्विंगर्स कर सकती है, और शी कैन कीप द बैटर्स इन चेक ड्यूरिंग द पावर प्ले व्हेन देयर आर फील्ड रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस. उनके बाद एशले गार्डनर को मैंने रखा है टीम के अंदर. बल्ले से जैसे कि हमने डिस्कस करा है ज़्यादा रन्स आए नहीं है, पर गेंद से शी हैज़ बीन आई थिंक क्वाइट इफेक्टिव विद द बॉल. 7 विकेट्स है उनके नाम. अच्छी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है, पावर प्ले के अंदर भी गेंदबाजी कर सकती है, या किसी भी फेज में उनको यूज़ कर रहा है बेथ मूनी ने, हमने इस WPL के अंदर देखा है. पर आज मैं चाहूँगी कि आज उनके बल्ले से रन्स आए. लेट हर बैट डू द टॉकिंग आई फील, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, एंड ऑफ द सीजन नाउ फॉर एशले गार्डनर. आज उनको मौका है रन्स बनाने का, एंड शी कैन कंक्लूड दिस कैंपेन ऑन अ हाई नोट. उसके बाद एलिस कैप्सी, दिल्ली कैपिटल्स की ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर एंड राइट हैंडेड बैटर. अगेन लाइक जेमिमा रॉड्रिग्स, नॉट क्वाइट श्योर वेदर शी विल बैट एट नंबर 3 और 4, पर जहाँ भी उनको मौका मिले वो चाहेंगे कि बड़ी इनिंग्स खेले. और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने सजाई थी वहाँ पे. तो अच्छे शॉट्स भी लगाती है, शी कैन प्ले ऑल अराउंड द पार्क. तो काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाज भी है, एंड शी कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन. तो वो भी एक यूजफुल कॉग है दिल्ली कैपिटल्स के लाइनअप के अंदर. एंड फाइनली 2 गेंदबाज है फैंटेसी पिक्स में, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है. राधा यादव दिल्ली कैपिटल्स की लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके नाम भी 10 विकेट्स है. और तनुजा कंवर, जो सबसे सक्सेसफुल बॉलर रही है गुजरात जायंट्स के लिए, 8 विकेट्स है उनके नाम. तो ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होंगे मेरे फैंटेसी पिक्स में. Pratik, why don't you tell us your fantasy 11 for today? Well, yes, Yazad. So even I would go ahead with the single wicket keeper today. That is Beth Mooney.
over the last couple of games, she's gone on to show her caliber both as a player and as a captain. With those consecutive 50s and bringing the game right down to the wire. It comes to prove as to what her hype was. At the first half of the tournament, which she's lived up to now. And starting off with the batters, Meg Lanning, my skipper. So again, her role is not only as a batter, but we've discussed it time and again as to what she brings to the table and about her role to play a longer innings, so that she goes on to anchor on the other end, while her juniors go on to do the bulk of the run scoring at the beginning of the innings. So I'm hopeful she sticks to that role so that it becomes easier for them at the knockout stage, so that the thing we've discussed about role definition is clear in that batting lineup. And then talking about Laura Wolfart, just like Beth Mooney, she's come to gain her form at the back end of the WPL. It's quite unfortunate that they would not be going ahead in the tournament, but ending the season on a high would be in her mind as well. She's gotten a couple of 50s at the top, and I think her ability to navigate the power play with the new ball has been tremendous in the last couple of games, and she just needs to step down today with the same attitude. And now talking about Jemmy Rodriguez, she comes at the middle order for Delhi Capitals, and her role as a batter has changed from game to game. It is, it only depends as to what situation she comes in, and if the role required by her is to play the role of the aggressor, she goes on to do it, and we've seen her do it time and again. But if there is like a couple of fall off wickets early on in the power play, it would be interesting to see as to how she would navigate such a situation, because she hasn't had many of such instances to play in the WPL. So better to test all of those conditions here itself before they move on to the next round. And Shafali Verma has been magnificent in giving good starts to her team, but again, her need would be to stay for a little longer with Meg Lanning at the other end, because Shafali Verma has time and again gone on to get Delhi off to flyers in the power play. But if she makes an effort and continues to play for a little longer, that would give a lot of leverage for the batters coming down to unleash at will itself. And then we've gotten Jess Jonasson, an all-rounder we've spoken all season long, and her role both with the bat and ball majorly comes at the back end of the innings. And for me, what I would be interested to see is as to how she would bowl to the Gujarat Giants today. She keeps her lines quite tight and cramping the batters for room today. So her bowling would be one thing that would be interesting to see today. And then Madison Kapp primarily plays as a bowler for the Delhi Capitals unit and has been prominent in swinging the ball at the top there. And batters often find it difficult to play her with the new ball. So let's just hope and see that she gets enough overs at the power play to work her magic. And with the bat again. She comes lower down the order, and it's quite effortless for her to latch onto the bowlers immediately and send a few across the park. So she does form a crucial part of both the batting and the bowling. And talking about Ashley Gardner, this season hasn't quite been the one for her, both with the bat and ball. Starting off with the bat, a couple of times she has gotten those starts, but has failed to convert them. And talking about their team dynamics, it was extremely important for her to fire lower down the order to make sure that they get to a respectable total. But nevertheless, today would be her last dance here in the WPL 2024. And what better way to end your season than putting up a good score on the board. And again, with the ball, she's been used as a floater throughout the season. And whenever the ball is given to her by Beth Mooney, she doesn't disappoint and gets the breakthroughs with an economical rate. And Alice Capsey, my captain for today's Fantasy 11, her ball striking ability has stood out for me in this WPL. She's come to bat at number 3 and 4, and the way she's gone on to
get the runs at an aggressive way has been quite interesting, because at the top you've gotten Shafali Verma, and then at the fall of a wicket, someone like an Alice Capsey comes. So even the bowling team who goes on to get the openers out would have to dread, because they have got to face someone like Alice Capsey, who can hit those long sixers, and is quite natural at it as well. And then we've gotten Radha Yadav, the first bowler. She's an off spinner, and again at the second half, she's lived up to the expectations and delivered at crucial times. And I would say, at the face of the tournament in Delhi, she's gotten her lines quite right, and she's been consistent at them as well. So it's very important for her to have a good game today, so that she walks into the knockout stages with a confident mindset. And Tanuja Kanwar, obviously, the way she's gone on to perform this season, makes her the standout player for me from the Gujarat Giants, both with the bat and ball. She's made sure that the team goes on to get a respectable total, and also gets the breakthroughs as and when required. So all in all, this is my fantasy playing 11. Now let's quickly discuss our key players for the day. Our first key player from the Delhi Capital perspective is Meg Lanning. बतौर कैप्टन और बैटर है, टॉप ऑर्डर में क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर द दिल्ली कैपिटल. इस सीजन में सेकंड पोजीशन पर है फिलहाल इन द ऑरेंज कैप रेस, और अपनी टीम की तो हाईएस्ट स्कोरर है ही. सो जूली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कैप्टन एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल एज अ कैप्टन, how important is her role as a batter in the side? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगी, क्योंकि अगर हम देखें इनका जो बैटिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर हम टोटल भी करें जो भी रन्स दिल्ली कैपिटल्स ने करे, आई एम श्योर कि बल्क ऑफ द रन्स इनके ही बल्ले से आए हैं, और आंकड़े भी यही कहते हैं. 290 रन जिसके हम स्क्रीन पे देख सकते हैं वो अभी तक बनाए हैं उन्होंने, और केवल 5 रन ही दूर है ऑरेंज कैप होल्डर दीप्ति शर्मा से. तो ऑब्वियसली यूपी वॉरियर्स तो इस WPL के बाहर हो चुके हैं, तो दीप्ति शर्मा वो ऑरेंज कैप तो नहीं पहन पाएगी. जब ये WPL एंड होगा तो मेग लैनिंग के पास दोबारा मौका है. जैसे उन्होंने WPL 2023 के अंदर शी वॉज ऑरेंज कैप होल्डर, WPL 2024 में भी ज़रूर वो ऑरेंज कैप पहनना चाहेगी. सिर्फ एक चेंज करना, आई थिंक उनका कोशिश रहेगा कि WPL 2023 में दे डिड नॉट एंड अप ऑन द विनिंग साइड, फाइनल में पहुंचकर मुंबई इंडियंस के खिलाफ हारे थे, पर इस साल उनके पास दोबारा मौका है, वो फाइनल्स खेलेंगे. एंड वी डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू बी MI और RCB हु विल फेस देम इन द फाइनल्स. सो आई थिंक मेग लैनिंग का रोल एज एन ओपनिंग बैटर अभी तक हैज़ बीन फ्लॉलेस. अगर हमें उनको मार्क्स देने हैं, ऑब्वियसली वी आर नोबडी टू गिव हर मार्क्स, बट अगर हमें मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10 वी वुड ऑब्वियसली गिव हर फुल 10 on 10. अच्छी स्टार्ट उन्होंने करी है. और अगर आप उनका परफॉर्मेंस भी कंपेयर करें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ WPL में, हमने जैसे कि डिस्कस करा था, फर्स्ट हाफ ऑफ WPL वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच से बल्लेबाजी कर रही थी. उनका वो स्ट्राइक रेट 110-115 के आसपास रहा था. पर जैसे जैसे ये सीजन प्रोग्रेस हुआ है, हमने देखा है कि द स्ट्राइक रेट हैज़ गॉन अपवर्ड्स ऑफ 120 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो भी एक अच्छा चेंज हमें देखने को मिला है उनके बल्ले से. शी हैज़ ऑल्सो बिकम कंफर्टेबल टू द इंडियन कंडीशंस, क्योंकि हमें पता है कि पिछले साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी. उन्होंने इंडिया कभी टूर करा नहीं है पिछले साल से. अगर हम देखें तो इंडियन कंडीशंस में दोबारा वो अडेप्ट करना वो मुश्किल होता है किसी भी ओवरसीज़ प्लेयर के लिए. बट मेग लैनिंग, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल अनुभव जो है, उसके बलबूते पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक. और दिल्ली कैपिटल्स चाहेंगे कि उनकी कप्तान ऐसी ही कप्तानी पारियां खेलती रहे. 450 रन की इनिंग्स उन्होंने ऑलरेडी स्कोर करे हैं. अगर हम 7 मैचेस देखें तो 4 out of 7 इनिंग्स शी हैज़ गॉन टू स्कोर 50 और मोर रन्स. तो यही दिखाता है कितने कंसिस्टेंटली भी उनके बल्ले से रन्स आए हैं. पावर प्ले के अंदर भी हमने अच्छी बैटिंग देखी है, आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने करी है. हालांकि ये उनका स्ट्रेंथ नहीं है, अटैकिंग बैटिंग करना उनका कभी भी स्ट्रेंथ रहा नहीं है. शी हैज़ मोर बीन ऑफ अ टिपिकल नंबर 3 प्लेयर इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जस्ट टू मनूवर द स्ट्राइक रोटेशन करे, सिंगल्स डबल्स ले, कैप्स फाइंड आउट करे. बट जिस तरीके से उन्होंने चौके लगाए हैं इस WPL के अंदर, वो देखने में काफ़ी मज़ा आया है. इट हैज़ बीन वेरी रिफ्रेशिंग. काफ़ी वर्क भी उन्होंने करा होगा उन्होंने अपने एग्रेसिव गेम प्ले के ऊपर, और वही कुछ हमें देखने मिला है इस WPL के अंदर. तो आज भी मुझे लग रहा है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दिल्ली कैपिटल्स चाहेंगी कि उनकी कप्तान और एक अच्छी पारी खेले, शेफाली वर्मा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए और एक फाउंडेशन सेट करके दे. क्योंकि अगर ये फाउंडेशन दिल्ली कैपिटल्स नहीं देती है अपने मिडिल ऑर्डर को, जिसमें जेमिमा रॉड्रिक्स, एलिस कैप्सी, मरिजान काप और जेस जॉनसन शामिल है, तो विदाउट दिस फाउंडेशन आई एम नॉट श्योर इफ द दिल्ली कैपिटल्स मिडिल ऑर्डर विल बी एबल टू फायर.
क्योंकि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा नहीं है कि ओपनर्स जल्दी आउट हो गए। वन ऑफ द ओपनर्स हैज गॉटन आउट फॉर दिल्ली कैपिटल्स, बट दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हुए ऐसे हमने रिसेंट कुछ मैचेस में देखा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि जो ओपनिंग स्टैंड है वो अच्छा हो, बड़ा हो, और फिर बाद में वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे। तो मेरे ख्याल से मैगलानिंग का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में। यश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 290 रन, 60 रन उनका बेस्ट स्कोर है और एवरेज 41 के आसपास की है उनकी। क्या कहना चाहेंगे आप मैगलानिंग के बारे में? मैक लेनिन का जो फर्स्ट सीजन था उनका, जब ये हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 345 था, वो वहां से भी काफी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, एक बड़ा इनिंग्स और वो भी क्रॉस हो सकता है। बट जैसे कि जुबली ने कहा कि उन्होंने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट दिल्ली को एक अच्छा स्टार्ट दिया है। शेफाली वर्मा के एकदम ताबड़तोड़ इनिंग्स के बाद उन्होंने एक इनिंग्स को स्टेबलाइज करते हुए डीप लेके गए हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला है दिल्ली को हर बार ये सीजन में। तो वही चाहेंगे कि आगे भी कंटिन्यू रहे, कि प्लेटफॉर्म मिलने के बाद फिर मिडल ऑर्डर ने उनके इनिंग्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करके एक अच्छे टोटल तक लेके गए। तो वो अभी तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स इफ दैट कंटिन्यूज तो वो भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जहाँ तक मतलब वही मिडल ऑर्डर का इशू है, गुजरात में वही प्रॉब्लम हुआ है पिछले कुछ इनिंग्स में, कि टॉप ऑर्डर ने स्टार्ट दिए बट मिडल ऑर्डर नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाया है। तो दिल्ली के लिए एक ये अच्छी बात है कि मिडल ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा है। I would like to move on to our next key player from the Delhi Capitals perspective, that is Jess Jonassen. उन्होंने इस सीजन 10 विकेट चटकाए हैं, बेस्ट फिगर्स में 3 विकेट्स फॉर 21 रन रहे हैं उनके। और फिलहाल अगर पर्पल कैप की रेस की बात की जाए तो थर्ड है, सोफी एकिल्सन और राधा यादव के बाद है वो इस लिस्ट में। राधा यादव भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती है, बट उन्होंने राधा यादव से 2 मैच कम खेले हैं, तो इसीलिए उनको हमने चुना है राधा यादव के ऊपर। जूली, आपके क्या व्यूज है जेस जॉनसन पर? मेरे ख्याल से अगर हम जैसे कि आपने अभी जस्ट लिस्ट आउट करा यजाद, जो टॉप 3 विकेट टेकर्स है तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है। अगर हम ये कॉमनैलिटी देखें, सोफिया किल्स्टन, राधा यादव और जेस जॉनसन, तो आई थिंक लेफ्ट हैज़ बीन राइट दिस WPL 2024 इफ आई कैन से दैट। तो बहुत ही मज़ा है देखने में। अक्सर हम देखते नहीं है कि स्पिनर्स इतने इफेक्टिव रहे और इतने विकेट्स चटकाए T20 क्रिकेट के अंदर, बिकॉज यूजुअली स्पिनर्स आर द वन who bear the brunt of attacking batting, बट वैसे हुआ नहीं है इस WPL के अंदर। काफ़ी अच्छी स्पिन गेंदबाजी हमने देखी है। और जेस जॉनसन, उनको जब पहले 2 मैचेस में मौका नहीं मिला था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि ये टीम के पास इतने ऑप्शंस है, आई थिंक दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, और इन अदर वर्ड्स दे हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतने अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स उनके टीम में ऑलरेडी है कि जेस जॉनसन को प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलना भी मुश्किल हो रहा था। पर उसके बाद जब एनिमल सदरलैंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तब मैगलानिंग और दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने डिसाइड करा होगा कि जेस जॉनसन, जिनके पास इतना अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का अनुभव भी है, कप्तानी भी करी है उन्होंने WBBL के अंदर, तो इनको मौका देना चाहिए। और पहले ही मौका उनको जब मिला तब उन्होंने 3 विकेट्स चटकाए थे। गुजरात जायंट्स के खिलाफ भी उनको जब मौका मिला खेलने का, तभी भी 3 विकेट्स चटकाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। तो ये प्लेयर आई थिंक बहुत बेहतरीन क्वालिटी रखती है। टैलेंट के बारे में तो इनके कभी डाउट था ही नहीं, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखी है इन्होंने। और प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी जैसे उन्होंने गेंदबाजी करी है, मुझे वो पिछला मैच अभी भी याद है, आपको भी याद होगा, जब वो RCB के खिलाफ उनको रन्स डिफेंड करने थे। मेरे ख्याल से 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, फिर ऋचा घोष ने वो 6 लगाई थी, और आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे। बिल्कुल आसान नहीं होता है किसी भी बॉलर को आखिरी गेंद पे 2 रन डिफेंड करना, पर उन्होंने जिस तरीके से कामनेस दिखाया वो देखने में बहुत अच्छा लगा था। और वही दिखाता है कि ये बड़ी मैच की प्लेयर है। उनका जो भी एक्सपीरियंस है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा इस WPL के अंदर। तो दिल्ली कैपिटल्स ने काफ़ी बेनिफिट करा है। और अक्सर हम क्रिकेट में बल्लेबाजों की काफ़ी तारीफ करते हैं, पर मेरे ख्याल से राधा यादव और जेस जॉनसन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली कैपिटल्स के सक्सेस में, आई थिंक उसको भी काफ़ी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑफन सेड दैट बैटर्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स आर द वन हु विन यू सीरीज या कॉम्पिटिशन। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली कैपिटल्स का जो बॉलिंग लाइनअप है, प्रॉबली इट इज़ arguably the best bowling lineup of WPL 2024, and I think Jess Jonassen, I think she has a lion's share in Delhi Capital success। और आज भी वो चाहेंगे कि जो 10 विकेट्स आ गए हैं वो विकेट टैली में और थोड़ी सी बढ़ती करे, ज़्यादा विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि
गुजरात जायंट्स की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर हम ओपनर्स को छोड़े तो काफ़ी वीक रही है पूरा सीज़न। तो उनके पास एक मौका है, अभी तक 4 या 5 आया नहीं है, तो आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो 3 विकेट्स उन्होंने जो चटका है, उसकी जो हैबिट पड़ गई, आई थिंक उसके ऊपर जाके आज एक 4 या 5 निकाले। बिल्कुल, apart from her bowling, she's played a crucial role with the bat as well, coming in at the death overs, giving that impetus towards the end of the innings. Pratik, I would like to ask you now, how crucial a role does Jess Jonathan play? So Yazad, she's one of that player who you can rely on both the departments, and she's proved as to why she's such a player in the ranks who is trusted over and over again. Starting off with her bowling, she's again played as a floater and bowled at will wherever it is required for her team. And the one thing that stands out for me about her is her ability to hit the line and length again and again with great accuracy. I've told it time and again that she does not come with a bunch of variations, but it's quite simplistic as to what she brings to the table, and she's quicker through the air, and her match presence amplifies her performance. So a culmination of all of these factors helps her to go on and get the wickets. And in the majority of the wickets she's taken, it's purely the match awareness for me, because a couple of times she's been hit for fours and sixers, and it's about how she's come back from that and gone on to scalp wickets. So that thing about her stands out for me, and no one in no point of time can take that away from her. So for Delhi to go on and win the title from here, she would play a crucial role. And even with the bat, she's come out at situations where she's got to go from ball number one itself, and she hasn't disappointed. All of these factors make her a very crucial player, and I hope so that with the bat as well, today she goes on to hit those humongous sixers at the back end of the innings to get Delhi to a respectable total. Now I'd like to get down to our next key player, that is from the Gujarat Giants perspective now. So Julie, जैसा कि अभी आपने कहा, this season left has been right. So one more left arm or from the Gujarat Giants this time, but Tanuja Kanwar, she's been a revelation for the Gujarat Giants. उन्होंने इस season 8 विकेट चटकाए हैं, best figures 2 for 21 रहे हैं. She's contributed with the bat on odd occasion. और ऐसा if you would have asked at the start of the season कि आपको क्या लगता है who would be the best player for Gujarat Giants, तो शायद वो लिस्ट में उनका नाम नहीं आता. We would take the usual names, the Ashley Gardner, Harleen Deol, a team that way full of stars. They failed to click, and she has been a rising star in that team. So Julie, my question to you is कि how key a role will Tanuja Kanwar play in today's game? तनुजा कंवर ज़रूर चाहेंगी कि ये जो आखिरी मैच है उनका WPL का, जैसे उन्होंने शुरुआत करी थी वैसे ही नोट पे वो एंड करे, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं. गेंदबाजी अगर हम उनकी देखें तो शी हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर फॉर गुजरात जायंट्स. 8 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी रही है. शी हैज़ नॉट बीन अफ्रेड टू बोल इन एनी फेज ऑफ द इनिंग्स. मुझे याद है मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही उनको शुरुआत में ही मौका दिया था बेथ मूनी ने गेंदबाजी करने का, एंड शी हैड क्रिएटेड दैट कॉटन बोल्ड चांस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ शेफाली वर्मा. और उसके बाद हालांकि वो कॉटन बोल्ड हुआ नहीं था, बट उसके बाद के ओवर में शेफाली वर्मा को आउट किया था मेघना सिंह ने. या आई रिमेंबर इट राइट, मेघना सिंह ने उनको आउट करा था. तो आई थिंक तनुजा कंवर एक ऐसी बॉलर है कि शी हैज़ प्लेड एज इफ शी हैज़ प्लेड लॉट ऑफ मैचेस फॉर इंडिया. ऐसे लगा है उनको देखकर कि काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आती है, ऐसे लगा उनको देखकर. हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला है उन्होंने, हिमाचल प्रदेश से आती है पर रेलवेज़ के लिए खेलती है. और जो भी व्यूअर्स ये हमारा शो देख रहे हैं, मुझे उनको सिर्फ यही बात बतानी है कि जो भी प्लेयर रेलवे के अंदर खेलता है, ऐसे कहा जाता है कि रेलवेज इज़ द बेस्ट टीम इन द डोमेस्टिक वुमेंस क्रिकेट ऑफ इंडिया. और यूजुअली हम देखते हैं कि जो इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स रहे हैं, उनको अगर इंडिया के प्लेइंग लेवल में मौका नहीं मिलता है, they still continue to play for railways, and it is sometimes said that railways के playing level में जगह बनाना मुश्किल है, but इंडिया के playing level में जगह बनाना आसान है. तो मुझे यही कहना है कि तनुजा कंवर रेलवेज के playing level में consistently खेलती आई है,
तो वही दिखाता है कि उनकी क्वालिटी बेहतरीन रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस से आती है और वही उन्होंने यहाँ पे यूज़ करा है। और उनकी बैटिंग भी अगर हम देखें तो एक इनिंग्स जो उनकी आई थी कैथरीन ब्राइस के साथ, उन्होंने जो पार्टनरशिप करी थी, 28 रनों की इनिंग्स उन्होंने खेली थी, तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगा था कि ये प्लेयर ऑलराउंड एबिलिटीज़ रखती है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों डिपार्टमेंट्स में जब भी उनके टीम को ज़रूरत है वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। और उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें तो आई थिंक वो एक अच्छी टीम प्लेयर है, वो सबको साथ लेकर जाना पसंद करती है। कोई भी अगर थोड़ा डाउन रहेगा तो आई थिंक उनको थोड़ा मोटिवेट या चीयर करने की उनकी कोशिश रहती है। हमने देखा है कि गुजरात जायंट्स की फील्डिंग काफ़ी ऑर्डिनरी रही है, मीडियोकर रही है, काफ़ी ड्रॉप कैचेस भी रहे हैं, पर अगर आप तनुजा कन्वर को देखें तो वो काफ़ी लाइवली रहती है फील्ड के ऊपर भी। तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट है और वो रिफ्लेक्ट होता है यूजुअली किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आज मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो टॉप ऑफ द टेबल है, उनके सामने जब वो उतरेंगी, वो चाहेंगी कि अपना बेस्ट दे। जो भी कामियां खमियां रही थी उनके राउंड 1 मैच के अंदर, आज दोबारा मौका है कि शी कैन रिडीम हरसेल्फ। आज अगर बेथ मूनी उनको मौका दे कि तनुजा आप पहली ओवर करिए इस मैच के अंदर, शेफाली वर्मा है आपके सामने, आपके पास दोबारा मौका है उनको फर्स्ट ओवर में आउट करने का। हालांकि वो मैच में वो आउट नहीं कर पाए थे, पर आज आई थिंक तनुजा को, आई थिंक शी शुड टेक दिस इन हर स्ट्राइड, टेक दिस अपॉर्चुनिटी इन हर स्ट्राइड, 100% दे अपना और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स निकालने की कोशिश करे। और जब भी उनको बैटिंग का भी मौका मिले लोअर डाउन दी ऑर्डर, तेज तरह रन्स बनाए, अच्छे अच्छे हिट्स लगाए। एंड आई थिंक जैसे कि प्रतीक ने कहा कि ये गुजरात जायंट्स के लिए लास्ट डांस है, तो आई थिंक दे शुड मेक श्योर कि वो एंजॉय करे इस मैच को पूरी तरीके से, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, एंजॉय करे। एंड आई थिंक दे शुड जस्ट प्ले एज अ टीम। यश, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि तनुजा कन्वर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट तनुजा कन्वर इज जो उनका एक फाइटर वाला एटीट्यूड है कि मतलब चाहे कुछ भी हो, मैं परफॉर्म करने के लिए हूँ। बाकी हमने देखा कि ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला उनको बॉलिंग डिपार्टमेंट से, बट वो अकेली है जो उन्होंने कंसिस्टेंटली, आई थिंक ये सीजन में हर मैच में विकेट्स लिए थे। पर पिछले मैच में उनको विकेट नहीं आया एक भी, ऐसा पहली बार हुआ। तो थोड़ा सा उनको चुभा होगा कि विकेट लेस गए, तो ये मैच में उनको वही बाउंस बैक करने के लिए देख रहे होंगे विद द बॉल। और जहाँ तक मैं उनके WPL के जर्नी की बात करूँ तो उनका इनॉग्रल सीजन भी काफ़ी अच्छा रहा था गुजरात के लिए। एक बोले तो बॉलिंग में अनकैप प्लेयर थी जो उन्होंने पर इम्प्रेस किया था, बट ज़्यादा कुछ मतलब अंडर द कवर रही थी जैसा बोले तो। और उन्होंने ये सीजन एक और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, मतलब पिछले वाले सीजन को और अच्छे से ये सीजन में कंसिस्टेंसी लाए। तो एक पॉजिटिव, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है गुजरात के लिए कमिंग फ्रॉम दिस सीजन। Bilkul. So let's discuss our next key player from the Gujarat Giants perspective now. That is the opening batter and captain Beth Mooney. इस सीजन उन्होंने 285 रन्स बनाए हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ऑरेंज कैप की रेस में। हाईएस्ट स्कोर 85 का रहा है, वो नाबाद पारी रही थी वो, और एवरेज 57 का रहा है। जितनी तारीफ की जाए उनके परफॉर्मेंस के चलते उतनी कम रहेगी, considering she has had the middle order issues. She has to be, you can't call her the lone performer in the batting order, but one who contributes on a regular basis, और वो ऐसे substantial contributions थे उनके। So बेथ मूनी के बारे में आपकी क्या राय है जूली? बेथ मूनी अगेन लेफ्ट हैंडर, ओपनिंग बैटर, लेफ्ट इज राइट, जैसे कि हम इस डिस्कशन में बात कर ही रहे, तो बेथ मूनी काफ़ी बहुत बड़ा पॉजिटिव रही है गुजरात जायंट्स के लिए। कि आई थिंक किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता कि जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है नहीं है। पर बेथ मूनी इज गिविंग हर बेस्ट, डिलीवरिंग एवरी टाइम व्हेन हर टीम हैज़ बीन रिक्वायरिंग इट टू डू, स्पेशली इन द लास्ट 3 मैचेस। अगर हम देखें तो तीनों मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर्स लगाए हैं। तो शी इज़ गिविंग हर बेस्ट की ओपनर है, अच्छी स्टार्ट देना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, द ओनस इज ऑन मी टू गिव द टीम अ गुड स्टार्ट, वो वैसा कर रही है। पर अनफॉर्चुनेटली दूसरी एंड से ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है या बाकी बल्लेबाजों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी अराउंड, वो आई थिंक उनके शेल में है, वो एक अलग जोन में बैटिंग कर रही है ऐसे मुझे लग रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हमने देखा है कि जब भी वो ओपन करती है वो एकदम फ्लुएंट लगती है, शी इज़ वेरी प्लीजिंग ऑन टू द आइज। और वैसे ही कुछ हमने देखा है जब भी वो गुजरात जायंट्स के लिए उतरी है, काफ़ी आई थिंक शी हैज़ प्लेड टू द मेरिट ऑफ द बॉल ऑल्सो, इफ वी से यूज़ ऑफ द क्रीज अच्छा रहा है, फुटवर्क भी अच्छा रहा है, उनको पता है कौन से गेंदबाजों को उनको टारगेट करना है, किनको नहीं करना है।
तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा है। बट आई थिंक शी हैज़ जस्ट बीन कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। वो गुजरात जायंट्स की कप्तान है, जो टीम अच्छा नहीं कर रही है। अगर ये टीम आई थिंक टॉप 3 में होते तो हम ऑब्वियसली बेथ मोनी की और भी तारीफ कर सकते थे कि उनकी वजह से क्या क्या अच्छा हो रहा है। बट आई थिंक अदरवाइज उनका जो भी रोल रहा है, उनको जो भी रोल दिया गया है इस गुजरात जायंट्स की टीम के अंदर, उन्होंने आई थिंक शी हैज़ बीन एबल टू डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज़। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि WPL 2023 वो केवल एक ही मैच खेलकर वो रिटायर आउट होके, आई थिंक शी डिड नॉट पार्टिसिपेट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो ये उनके लिए इट इज़ एज गुड एज फर्स्ट सीजन। और आसान नहीं होता है किसी भी ओवरसीज प्लेयर के लिए कि एक अलग टूर्नामेंट खेले, नई टूर्नामेंट खेले, एलियन कंडीशंस के अंदर, और कप्तानी भी करे। तो आई थिंक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेथ मोनी को दी गई है गुजरात जायंट्स के टीम मैनेजमेंट ने, शी हैज़ बीन एबल टू स्टैंड अप टू इट। अच्छा करा है उन्होंने। 285 रन आ चुके हैं और वो भी 10 रन ही दूर है ऑरेंज कैप से। तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी ना सही, एटलीस्ट ऑरेंज कैप उनको मिले, एक बड़ा इनिंग्स यहाँ पे देखने मिले। हाँ, अभी तक हमने सेंचुरी नहीं देखी है। 99 रन देखे हमने सोफी डिवाइन से पिछले सीजन में, 95 रन देखे हमने हरमनप्रीत कौर से इस सीजन में, पर एक सेंचुरी यहाँ पे लग जाए तो बेथ मोनी आई थिंक हो सकती है ऑरेंज कैप विनर भी एंड ऑफ द सीजन। Bilkul. Pratik, I would now like to ask you about Beth Mooney's contribution in the Gujarat Giants lineup. Well, so like just to tell our viewers that even Beth Mooney is not alien because she had quite a bad first phase, but it's about how she's come back from that and got on to scoring runs for her team. And like Julie rightly mentioned, that when your team is not in a good space and you've been losing games, for someone like her to step up and consistently score runs has gone on to benefit them a long way. And if you just come to imagine that if this had come from the beginning of the tournament in Bangalore itself, the things for Gujarat Giants would have been completely different. But everything said and done, she's that player who has gone on to play like a skipper in the batting unit itself, because in majority of the occasions, wickets have fallen like a deck of cards on multiple occasions for them. And she's stayed put on one end and made sure runs from that end have been coming, and someone at the lower down the order goes on to contribute at the end, so that Gujarat go and reach a respectable total. So it is quite brilliant as to how she's absorbed the pressure and played her natural game. She's a very busy player, someone who indulges herself into those singles and strike rotation. So runs haven't been easy to come by for sure. She's in the one who wholly relies on the boundaries itself. So brilliant batting. And another thing we've been discussing constantly is about how she's used her foot against both the spinners and the faster bowlers, and I think this has played to her advantage quite a bit, even in the middle overs to the medium pacers who come with the change of paces. She's always surprised them by stepping over and putting it into the stands. So I'm just hopeful that she goes on to get a big one today as well. And she's found a great partner in Laura Wolfart. Both of them have registered a couple of good partnerships, and it just disappoints us that it came at this phase of the tournament and not before itself. But things cannot be undone, and I'm just hopeful that she goes on to play a big knock today. I'd like to quickly discuss the qualification scenario. Of course, Gujarat Giants, after yesterday's result for the girls in red and gold, are knocked out of the tournament second time in a row. And, they no longer stand a chance of qualifying. Meanwhile, speaking from the Delhi perspective, however improbable it may seem, they still have to come up and show up tonight, because they have to ensure that they don't lose by approximately a margin of 110 runs if they elect to bat, if they are batting first, and they have to prevent the Gujarat from chasing down their target within 5 overs. So this is the numbers that they need to be careful of. However improbable it may seem, it is still a mathematical probability. So we had to tell you this on our show. So this was our qualification scenario for today.
I'd quickly like to move on to our matchups for the day. Our first matchup is Alice Capsey versus the Spinners. So out of a 78 dismissals in women's T20Is, उन्हें 41 times spinners ने dismiss किया है और उनका average versus the spinners is 23.34. We all know her for her big hitting ability, but we've used this term over and over again in our show, the dangling carrots. So today she is potentially up against Ashley Gardner, Tanuja Kanwar, and Gujarat are a spin dominant side. So she has a task cut out for herself. So I'll quickly like to ask you, Julie, ki how important a matchup is it today for Alice Capsey? तो गुजरात जायंट्स के पास 3 स्पिनर्स है, जैसे कि हमने देखा है तनुजा कंवर जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके बाद मन्नत कश्यप को आई थिंक हम प्लेइंग 11 में दोबारा देखेंगे जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। स्नेह राणा इफ शी प्लेज वो एक ऑफ स्पिनर है, बट मुझे नहीं लगता उनको आज प्लेइंग 11 में दोबारा मौका मिलेगा। मन्नत कश्यप को ही हम देखेंगे और उनके बाद एशले गार्डनर जो एक ऑफ स्पिनर है। तो ये 3 स्पिनर्स का सामना आज करना होगा एलिस कैप्सी को। और हमने जैसे कि पूरे सीजन में देखा है WPL के अंदर कि शी हैज़ बीन क्वाइट एग्रेसिव अगेंस्ट द स्पिनर्स। उनके पास अलग अलग शॉट्स है, अगर हम उनकी आर्मरी देखें तो स्वीप्स हो, रिवर्स स्वीप्स हो, ड्राइव्स, कट्स, पुल्स सब खेलती है। और आई थिंक कुछ मैचेस पहले ही हमारे डिस्कशन के अंदर मैंने वो RCB के मैच के बारे में कहा था, जब DC और RCB का मैच हुआ था तब वो एस आशा के खिलाफ उन्होंने वो पहली ओवर के अंदर पहले बॉल पे स्वीप, दूसरे बॉल पे रिवर्स स्वीप, फिर विकेट कीपर के ऊपर वो चीकी शॉट खेला। तो अलग अलग शॉट्स हमने देखे, स्विच हिट भी मेरे ख्याल से उन्होंने करा है। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटेटिव क्रिकेटर रही है एलिस कैप्सी। तो आंकड़े हालांकि कहते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ उनको थोड़ी तकलीफ रही है, पर मुझे लगता है कि वो एक आक्रामक बल्लेबाज है, वो अटैकिंग अप्रोच खेलना पसंद करती है। और दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में भी उनको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जाइए, आप अटैक करिए, विकेट के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो भी चलेगा, बट एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करिए और जो मिडिल ओवर्स में रन्स बनाना चाहिए वो बनाने की कोशिश एलिस कैप्सी की रहेगी। तो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। हालांकि स्पिनर्स अच्छे हैं गुजरात जायंट्स के पास, पर ओवरऑल हमने पूरे सीजन में देखा है कि ज़्यादा विकेट्स चटका नहीं पाई है गुजरात जायंट्स की टीम। तनुजा कंवर को छोड़ के बाकी स्पिनर्स इतने इफेक्टिव रहे नहीं है, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ मुश्किलें नहीं होनी चाहिए एलिस कैप्सी को। यश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉट ओनली फ्रॉम एलिस कैप्सीज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम दिल्ली पर्सपेक्टिव ये मैचअप कितना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा, पर एलिस कैप्सी पिछले मैच से पहले थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, बट उनका एक पिछले मैच में अच्छा इनिंग्स आया है, तो वो इनिंग्स उनको कॉन्फिडेंस भी देगा। और गॉड फॉरबिड अगर उनको आज अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिलता है तो वो आके वो इनिंग्स के कॉन्फिडेंस के बलबूते पे अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक शायद मैच विनिंग पारी भी आ सकती है अगर स्पिनर्स को अच्छे से टैकल कर रहे हैं। तो आई थिंक शी शुड कंटिन्यू विद द सेम अप्रोच जो उनका नेचुरल गेम है, अटैकिंग गेम है। वो एक गेम खेलने से अपोजिशन के स्पिनर्स को भी अंडर प्रेशर डाल सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज रहता है। तो वो उस एडवांटेज का फिर यूज करके उनको रन्स बनाने में कामयाबी मिल सकती है। I'll quickly like to move on to our next matchup, that is Laura Woolward versus the Pacers. So the matchup is that it's against the Pacers. So out of a 133 dismissals in women's T20s, she's been dismissed 69 times by the Pacers. It is a bit surprising considering she's of South African origin. So the wickets there definitely suit the Pacers more. So her average against the Pacers is 22.55. So considering she is up against the Delhi Capitals, they have a good few Pacers. We have Tita Sadhu. There is Marizan Kaap, who has been on top of her great game throughout the season. तो जूली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कितना इम्पोर्टेंट मैचअप है आज? तो पिछले बार जब गुजरात जायंट्स और DC का मैच हुआ था तो यज़ाद आपको भी याद होगा, हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि मारिजन काप के खिलाफ लॉरा वुल्फार्ड कैसे खेलेंगी। दोनों साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, पर उस मैच में मारिजन काप नहीं खेले थे इंजरी के कारण। तो आज जो वो ज़रूर प्लेइंग 11 में शामिल होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो ये कॉन्टेस्ट देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। लॉरा वुल्फार्ड बनाम मारिजन काप,
मारिजन काप हमने पूरे सीजन में देखा है, पावर प्ले के अंदर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने नई गेंद के साथ, और विकेट्स चटकाए उन्होंने, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी अच्छी गेंदबाजी करी है, टू द फील्ड उन्होंने बॉलिंग करी है, विकेट्स चटकाए और अर्ली ब्रेक थ्रूज देने में सक्सेसफुल रही है वो दिल्ली कैपिटल्स को। तो वो एक मैचअप देखने में मजा आएगा, लॉरा वुल्फार्ड बनाम मारिजान काप। पर उनके अलावा भी अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के अंदर स्पिनर्स के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा करी है, पर काफ़ी क्वालिटी पेस बैटरी भी है उनके पास, शिखा पांडे हो, अरुंधति रेड्डी हो या तितास साधु हो, तो ये चारों जो पेस क्वार्टेट है दिल्ली कैपिटल्स का, मेरे ख्याल से इन टैंडम काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी है, तो उनके खिलाफ खेलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। पर आई थिंक लॉरा वुल्फार्ड विल टेक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हर इनिंग्स इन द लास्ट मैच दैट शी हैड। तो उधर उन्होंने 40 रन तकरीबन बनाए थे, अच्छे फॉर्म से भी आ रही है, और उसके पहले भी हमने हाफ सेंचुरी देखी है उनके बल्ले से। और आई थिंक एज लॉरा वुल्फार्ड, आई फील इफ आई एम लॉरा वुल्फार्ड, अगर मेरे बल्ले से पहले 4-5 गेंदों में वो कवर ड्राइव आ जाए, विच इज़ माई प्रोडक्टिव शॉट, आई थिंक आई विल गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट शॉट। तो आई थिंक लॉरा वुल्फर्ड का पहला एम आज यही होना चाहिए कि जब भी मौका मिले प्रॉब्ली सिंगल डबल से स्टार्ट करे, पर एक कवर ड्राइव उसकी कोशिश करे, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज के लिए जब उसका जो सबसे प्रोडक्टिव शॉट है या जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो अगर जल्दी उनके इनिंग्स में आ जाए तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज उनका ये अप्रोच होना चाहिए, और अगर वो ये करने में आज कामयाब होती है तो ज़रूर एक बड़ी पारी हम देख सकते हैं लॉरा वुल्फर्ड के बल्ले से। Pratik, I would like to take your views now on this matchup. Well, again, like mentioned, it's quite surprising to see Laura Wolfart have a struggle against the medium pacers. But all said and done, in today's game, which is going to be their last encounter, she would want to increase the probability of her going on and scoring runs there at the top. And I think it's best for her to keep it simple, because technically, like all of us know, she's very sound, and she's gotten answers for all the bowlers that bowl to her at the top. And there isn't any one reason we can narrow down to. It could be multiple factors as to what is going on in her head, but the most important one being that she's coming into this game with quite a few runs under her belt would play to her ability. And simple things like standing a couple of inches ahead of the crease, leaving the balls outside her array of shots would help her navigate the new ball at the top and go about it. And speaking about whom she would be up against at the top, that is Madison Kapp, who's been swinging it both ways. It is important for her to look out in the first couple of overs, because the ball only swings for so much, after which you can actually settle in, and even the spinners would gradually come in. So just play it attentively. And also the fact that Beth Mooney has gotten troubles against the medium pacers, so it would be interesting to see how they would handle Madison Kapp today, who is on top of her game and has gone on to scalp wickets in the power play. But all said and done, it is going to be interesting to see how Laura would play it today. So the toss has already happened in Delhi. So the news from the center is that the Gujarat Giants have won the toss, and indeed they have followed suit and decided to bat first. They remain unchanged in today's encounter, and they're fielding the same team as the previous game. Meanwhile, Delhi have made one change. Tita Sadhu goes out, and Minu Mani comes in for her. So this is the team news. I'd quickly like to take your predictions. Julie, why don't you get us started? Who do you think is winning today? I think Delhi Capitals is going to win today's match before they go ahead and advance to the knockouts. But somewhere I hope that Gujarat Giants have a good game today, and probably even if they end up on the winning side, I'll be very happy, because we have all seen how their performance has been right through this WPL 2024. So probably just getting a win under your belt before you conclude the season, that will be a very good thing to happen. And I think Gujarat Giants, after winning the toss, they have elected to bat first. I think that is a good toss to win for Beth Mooney. Just to put up runs on the board and then go on to defend it. यश, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है आज का मुकाबला? I would like to back Gujarat Giants to end the season on a high note. And Pratik, who is your winner for today? I'm backing Delhi Capitals purely because they've aged like fine wine as the tournament has gone on, and they've gotten all covers,
all corners covered. So my prediction is that Delhi Capitals would go on and win today. So I'd quickly like to, cover our fantasy teams that we have on our channel. So first I'd like to discuss our small league playing 11. So we have the usual suspects in the team. Beth Mooney है आपके टीम में, मैक लैनिंग, लॉरा वुलवर्ड, जेमिमा रॉड्रिगेज और शफाली वर्मा भी है. ऑलराउंडर्स में जेस जॉनसन है, मार्जन काप है, एशले गार्डनर है और एलिस कैप्सी है. बोलर्स राधा यादव और तनुजा कन्वर को लिया है मैंने इस टीम में. कंसिडरिंग थोड़ा मॉइस्चर है क्योंकि बारिश गिरी है, तो मैं मार्जान काप को भी वाइस कैप्टन बनाने के लिए थोड़ा टेम्प्टेड हूँ यहाँ पर. तो आप वो चेंज कर सकते हैं अपनी साइड में. तो ज्यादा कुछ मैं फंडामेंटल चेंजेस नहीं करूंगा इस टीम में, ना मैं कोई प्लेयर चेंज करना चाहूंगा. हालांकि आपको अगर चेंज करना है कोई तो आप प्लीज चेंज करिएगा अपने प्लेयर्स. और ग्रैंड लीग की बात की जाए तो मैंने यहाँ वाइस कैप्टन बेथ मूनी को बनाया है, कप्तान जेस जॉनसन है, बाकी मैक लैनिंग, लॉरा वुलवर्ड, शफाली वर्मा है इस टीम में. ऑलराउंडर्स में मैंने मार्जान काप लिया है, एशले गार्डनर है और एलिस कैप्सी भी है. बोलर्स राधा यादव, तनुजा कन्वर और अरुंधति रेड्डी है. तो आप चाहे तो अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं इस टीम में, कंसिडरिंग दैट गुजरात जायंट्स ओपनर्स हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड व्हाइल बैटिंग फर्स्ट. आप अपना वाइस कैप्टन बेथ मूनी या लॉरा वुलवर्ड में से कोई एक भी बना सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर बेथ मूनी को बनाया है क्योंकि वो एक सेफ चॉइस है, पिछले 3-4 मैच से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उन्होंने. तो ये हमारी दोनों टीम्स की फैंटेसी प्रिडिक्शन की. अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए फैंटेसी प्रिडिक्शन के लिए, उसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है इस वीडियो के, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा. और इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव. कल फिर जुड़िएगा एक और एपिसोड के लिए. थैंक यू.